हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गौरव आर्या शो। हमारा शो अलग है, मुख्तलिफ है और हमारे शो के गेस्ट्स भी बिल्कुल अलग हैं। आज हमारे पास एक खास मेहमान हैं जिनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन, former GOC 15 Corps, and he has so many other things to his credit. You know, Chancellor, the Central University of Kashmir. General Syed Hasnain has many firsts to his credit. He's currently Chancellor, Central University of Kashmir, and many things more which will unfold as and when our conversation gets going. So, ladies and gentlemen, ये कहानी हम शुरू करेंगे 1947 से। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है और फिर क्या होता है, वहां से लेकर आज तक की कहानी आपको बड़ा मजा आएगा। So fasten your seat belts, we are about to take off. Sir, a very warm welcome, sir. Great honor and privilege to invite you on our show, sir. Jai Hind to all our viewers, and thank you very much for inviting me for your show. Sir, आपके फादर गढ़वाल रेजिमेंट, आप भी गढ़वाल रेजिमेंट, और ये कहानी 1947 में जाती है सर। एक नया मुल्क बनता है पाकिस्तान, और जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में, मुस्लिम ऑफिसर्स, उनको ये बोला जाता है कि आप चूज करें आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। डू यू वांट टू गो टू इंडिया, डू यू वांट टू गो टू पाकिस्तान? एंड देन देयर इज अ यंग मेजर ऑफ द गढ़वाल राइफल्स, एंड व्हाट ही डज इज आइकॉनिक। आई स्टिल कांट बिलीव इट, बट येस वी नो इट इज ट्रू बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मीज फोकलोर नाउ। सर, आप जरा ये कहानी बताइए, क्या हो गया सर, उसमें क्या हुआ था? शुक्रिया बहुत बहुत इसके बारे में बात करने के लिए जी गौरव। ये शुरुआत 47 से पहले 43-42 से शुरू होती है, जब मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन, उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे, तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए थे जी। और ये फर्स्ट बटालियन गढ़वाल राइफल्स पुरानी पलटन 1887 में खड़ी हुई, उत्तराखंड के प्योर लोग, प्योर हिंदू सोल्जर्स कम्युनिटी जो थी पूरी, उसमें एक अकेला मुसलमान। एंड द ट्रूप्स टुक टू हिम। ऑपरेशंस बर्मा में ऑपरेशंस लड़े, इन्होंने मेंशन इन डिस्पैच वहाँ उन्होंने पाया, वुंडेड इन बैटल, सब कुछ। और एकदम से आकर 47 में पेशावर में यूनिट इंडोनेशिया से ऑपरेशंस करके, बाली से ऑपरेशंस करके वापस, और बंटवारा हो गया। और बंटवारे में यूनिट पेशावर से सहारनपुर आ रही थी, और लाहौर के स्टेशन पे उनके एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, उन्होंने उनसे कहा, ब्रिटिश ऑफिसर, यूनिट ब्रिटिश इंडियन आर्मी अभी भी छाई हुई थी। बंटवारा तो हो गया था, मगर अभी चीजें बदल रही थी, इधर उधर हो रही थी। तो वो आए और लाहौर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी, और इस दौरान जितने रेफ्यूजीज, खासतौर में मुसलमान, हिंदू, सिख, सब रेफ्यूजीज जो जहां मिलता था किसी पीड़ित स्थिति में, उनको यूनिट जो है साथ में लेकर ले आती थी, जान बचाती थी लोगों के। तो वहाँ पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा, बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में, कि भाई एडजुटेंट हैं आप यूनिट के, और मगर आप तो मुसलमान हैं, और हमारी यूनिट रेजिमेंट आपको मालूम है गढ़वाल राइफल्स तो प्योर हिंदू रेजिमेंट है, और बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? तो मैंने, पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया उनको। जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त। वो जवाब था कि देखिए, सबसे पहले तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने यूनिट को पहुंचाऊं जहां तक उसको जाना है, सहारनपुर। ये मेरी पहली ड्यूटी है एक सिपाही के तौर पे, और मैं यूनिट का एडजुटेंट हूं। दूसरा, जहां तक सवाल है किस फौज में जाऊं मैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, वो क्या सोच रहा है। मैंने सोच लिया है, मैं उस देश में जाऊंगा, मैं उस फौज में जाऊंगा जिसमें मजहब के लिए कोई अलग जगह नहीं है। उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है, वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा पाया है, करिश्मा बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर
मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूँ, अपनी पलटन में रहना चाहता हूँ, अपने देश में रहना चाहता हूँ। और उन्होंने डिसाइड कर लिया। कर्नल मैकलेन ने उनको मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और वो अपने ट्रेन में अपनी ड्यूटीज करते हुए सहारनपुर पहुंचे। ये तो लंबी कहानी है, मगर छोटी बात यह है कि बाद में वो मेजर जनरल बने, पहले मुस्लिम डिवीजन कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी। मैं सेकेंड जनरेशन सोल्जर बना, मैं उनसे एक रैंक और भी ऊपर गया, हालांकि वो भी लेफ्टिनेंट जनरल के लिए क्लियर हो गए थे, मगर एज की वजह से नहीं प्रमोट हो पाए। तो हम दोनों के बीच में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 10 डेकोरेशंस हमको दिए। कौन से परिवार को ऐसे मिलता है फौज के अंदर या कहीं पर भी? क्या आदर, किस आदर के साथ वो आर्मी से बाहर गए तो मैं आर्मी के अंदर आया, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से देश ने हमको क्या आदर दिया, क्या पद दिया, एक जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर रखकर हमको जी खड़ा करके और देश के सामने प्रेजेंट किया। टू इमेजिन, मैं यही सोच रहा हूँ सर, आप जब जवाब दे रहे थे मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी। टू इमेजिन अ यंग ऑफिसर of the British Indian Army, because it was the British Indian Army, sir, to have such a sense of history, such vision, and such maturity, sir, it's unheard of. And maybe it was the circumstances, maybe it was the family grooming that led to this answer. You know, an adjutant telling a CO that I will go to a country where there is no space, which has not been specially created in sort of in the shape of an ideology or a religion, but which treats everybody equally. एंड अबव ऑल सर रेजिमेंटेशन की, देखिए सर रेजिमेंटेशन का जो फैक्टर है वो तो है ही ज़बरदस्त। तो सर आप भी चले गए गढ़वाल राइफल्स, और मैं आप पे थोड़ी सी देर में आऊँगा सर। आपके फादर की शादी, उसकी भी एक कहानी है सर बड़ी बढ़िया, जो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि शादी हुई सर, उस समय वो कहाँ पे थे, आपकी मदर कहाँ पे थी, और उस शादी को करवाने में सर बिस्को कहते हैं कि सर देयर वाज अ, इफ आई मे यूज द वर्ड, देयर वाज इंडो पाकिस्तान कोऑपरेशन एट दैट लेवल सर। उस जमाने में जब खून खराबा हो रहा था सर, लोग काट रहे थे एक दूसरे को, उस जमाने में क्या हुआ सर? देयर वर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व। मुझे तो कहानी पता है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक बार सुनाइए सर। ये अजीब बात यह है कि यहाँ मेरी मदर जो है वो अजमेर की थी। मेरे जो नाना थे वो अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे जी। जब बंटवारा हुआ तो बहुत सी फैमिलीज ने डिसाइड किया, क्योंकि बंटवारा आपको मालूम है बड़े टर्बुलेंट कंडीशंस में हुआ, थ्रेट्स थी एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ। तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमको यहाँ शायद सेफ्टी और सिक्योरिटी ना मिले। उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सचेंज के अंदर उनको एक जॉब मिल रहा था पेशावर में एज प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो अपने पूरे ख़ानदान को लेकर वहाँ चले गए। मैं उससे पहले 1945-46 मेरे ख्याल में मेरे पिताजी थोड़े दिनों के लिए आए थे छुट्टी, और उनकी मंगनी हुई थी अजमेर में। मेरी मदर जो थी वो सोफिया कॉलेज की थी सर, और वहीं सोफिया कॉलेज में जाकर मेरे फादर ने उनसे मुलाकात की, और उसके बाद शाम को शायद मंगनी हुई और मेरे फादर चले गए। उसके बाद अब 47 में जब बंटवारा हो गया तो मेरे फादर जो थे वो पेशावर से लाहौर होकर सहारनपुर आ रहे थे, और यहाँ पर मदर की फैमिली जो थी, अब तक शादी तो हुई नहीं थी, तो फैमिली अजमेर से और लाहौर से होकर पेशावर जा रहे थे। तो उल्टा मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। ये तकरीबन शायद सितंबर के महीने में एक चिट्ठी आई मेरे फादर के पास मेरे नाना की कि भाई हम तो पेशावर पहुँच गए। अब मेरे फादर को कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, वो तो सहारनपुर में थे यूनिट के साथ अपना, और पोस्टल सिस्टम भी कायम नहीं हुआ था ठीक तरह से। अब दरार पड़ गई थी बीच में, इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई थी, रैडक्लिफ लाइन बन गई थी, लड़ाई शुरू होने वाली थी कश्मीर में। तो अजीब वो था। मेरे फादर ने बहुत कोशिश की और बताने की कि देखिए मेरी मंगेतर जो है वो तो उस पार है, चली गई है, मुझे शादी करनी है जी। अब वही कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मैकलेन, यस सर, और बड़े एंथुसियास्टिक, उन्होंने कहा नहीं हम लोग कराएंगे, कोई फिक्र नहीं है। सुबेदार मेजर साहब जो थे, जोत सिंह साहब, वो भी, और ख़ास तौर पे उनके दोस्त थे कर्नल टोबिट, वो भी उनको बहुत एंथुस करते थे, उनको बहुत उत्साहते थे कि ऐसी कोई फिक्र नहीं है, इसमें तो हो जाएगी शादी। तो 1 साल हो गया
ऐसे ही ऊपर नीचे चिट्ठियां डालते डालते 1 साल हो गया और कोई इसकी बहुत प्रोग्रेस नहीं हुई। तो फाइनली कर्नल मैकलेन ने मेरे फादर को बुलाया और उनसे कहा कि भाई देखिए, आप ये चिट्ठी लेकर जाइए दिल्ली एरिया हेडक्वार्टर दिल्ली, वहाँ पर ये जनरल तारा सिंह बल है। अब मुझे नहीं मालूम कि जनरल तारा सिंह बल जानते थे कि नहीं कर्नल मैकलेन को, मगर चिट्ठी जो थी उन्हीं के लिए थी। जनरल तारा सिंह बल बस जो सी दिल्ली एरिया। मैं फादर रीच दे पहुँचे और उन्होंने एडीसी को दी, एडीसी ने जाकर चिट्ठी दी उनको। अब तारा सिंह बल जो थे वो ओल्ड वर्ल्ड सोल्जर कैवलरी के, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, मेरे फादर को बुलाया, उनको देखा, उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी, 6 फुट 2 इंच के थे, और कहा कि आप बड़ी ज़बरदस्त यूनिट फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स, फर्स्ट रॉयल गढ़वाल राइफल्स के आप अफसर हैं, उसके एडजुटेंट हैं, और इस तरह का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैं ज़रूर आपके लिए रिजॉल्व करूँगा। आप कैसे रिजॉल्व करते? उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया अपने दोस्तों को पाकिस्तान आर्मी में, और उनसे कहा कि भाई देखो, पंजाबी में जोक्स सुनाए, एक दूसरे चुटकुले एक दूसरे को सुनाए, और जब लाइटन कर दिया है पूरा एटमोसफियर, उनसे कहा भाई एक रिक्वेस्ट है, मैं एक अफसर अपना भेज रहा हूँ, उसको शादी करनी है, मुसलमान है, उसको रोकना नहीं है, किसी तरह से रोकना नहीं है, वो ना लीव सर्टिफिकेट, ना मूवमेंट ऑर्डर, ना कुछ, वो बस पहुंच रहा है वहाँ, टिकट मैं दे रहा हूँ उसको। उन दोनों में एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू हो गई थी। अच्छा सर। JRD टाटा की एयर इंडिया की फ्लाइट यहाँ से शुरू हो गई थी। सर 2 टिकट दिए उन्होंने मेरे फादर को, और मेरे फादर ने लखनऊ फ़ोन करके बुलाया अपने ब्रदर इन लॉ को, और दोनों के दोनों अगले दिन फ्लाइट से पहुंच गए। मेरे ख्याल में पिंडी में पहुंचे होंगे, मेरे ख्याल में या तो पेशावर में एयरपोर्ट था उन दोनों में, वहाँ पहुंच गए, और 18 अगस्त 1947 को पहुंचे, 48 को पहुंचे, 19 अगस्त को शादी हुई उधर ही सर, वहीं पर पेशावर में। और योर पेरेंट्स वर मैरिड इन पेशावर सर? पेशावर। अच्छा सर। एंड ब्रॉट हर बैक द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाइट में उनको वापस ले आए। उनके साथ एक सूटकेस, उनकी डाउरी थी एक सूटकेस सर, मगर हेड फुल ऑफ मेमोरीज। क्या मेमोरीज लेकर आई सर। किस तरह से शादी हुई, ऐसी शादी तो कहीं कोई सुनता ही नहीं है। और जैसे ही पहुंचे यहाँ पर, पहली चीज़ तारा सिंह बल जनरल साहब के पास गए, थैंक यू करा, उनको गले मिले, उनको जनरल तारा सिंह बल गले मिले उनसे, उनको मुबारकबाद दिया, और कर्नल मैकलेन से बात की। तब तक इनकी पोस्टिंग आ गई। ही वॉज पोस्टेड एज इंस्ट्रक्टर JC विंग एट द इन्फेंट्री स्कूल मऊ सर। एंड थोड़े दिनों के बाद वो गए यूनिट में। देन ही केम बैक, पिक्ड अप माय मदर फ्रॉम Delhi and took her to Mau. Sir. And spent his, I think, next 2 years, year and a half or 2 years almost. Coincidentally, the first trophy. This one, sir? Yeah, the first trophy of his career, I think. Yes, sir. Or memento is this infantry school Mau. Choti si trophy. It says 1948, sir. 1948. Wow. It says 1948. Concentrate कर सकते हैं। Yes, sir. Historic trophy है ये, छोटी उनकी सबसे पहली trophy. Yes, sir. This is amazing, sir. अच्छा, तो सर ये चीज़ हो जाती है, एंड योर पेरेंट्स गेट मैरिड, एंड जो आपके फादर हैं वो अपने कमांड और स्टाफ करके ही इज़ मूविंग अप द चेन। सर, आपको भी वही लगा कि भाई सिंस फादर इज़ इन गढ़वाल, एंड वो तो दैट इज़ अ दिस थिंग सर, उसमें देयर इज़ नो डिबेट, देयर इज़, यू आर फ्रॉम द गढ़वाल राइफल्स, फादर इज़ फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स, यू गो टू गढ़वाल, सो यू ऑप्टेड एंड यू वेंट टू गढ़वाल राइफल्स। सर, अच्छा, ये भी एक स्टोरी है कि सर यू वर डिक्लेयर्ड लो मेडिकल कैटेगरी, कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई थी घुटने में, कहीं पे प्रॉब्लम हो गई थी, वो वाली स्टोरी बताइए सर, ये क्या स्टोरी है? दिस इज वेरी दिस थिंग। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जो मैंने कभी शायद किसी से शेयर नहीं की जी, मगर मेरे पहले 3 साल सर्विस के, आई वॉज अ नॉन परफॉर्मर वर्चुअली। अच्छा सर। नॉन परफॉर्मर इन द सेंस के मुझे पहले कोर्स में कमांडो के अंदर ही चोट लग गई थी। I could not complete the course and I was a low medical category for 3 years. Sir. कोई और कोर्स नहीं कर सकता था मैं। मेरे कोर्स में कोर्स पे कोर्स कर रहे थे, बड़े अच्छी ग्रेडिंग्स ला रहे थे, making their way towards becoming to getting their first posting out on staff or as instructor at NDA, IMA, infantry school and things like that। 5-6 साल की सर्विस में आदमी जाता है, और मैं यहाँ पर था जिसने वायोज भी नहीं कंप्लीट किया था। Disappointment in life. But my parents had given me some superb education. They put me through Sherwood,
सर जिसका मैं बड़ी प्राउडली पहनता हूँ स्कार्फ आज, शेवुड नैनीताल। सर मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि 2 भाइयों को हॉस्टल में रख के उनको पढ़ाया जाए। सर डीएसओपी से हर साल वो पैसा निकालते थे टू पे फॉर आवर बिल। सर मगर पढ़ाई दी हमको। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में आए, सर। जिस कॉलेज के आप हैं। जी सर जी। तो बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत सॉलिड था। एंड आई न्यू दैट इंटेलेक्चुअली वन हैड इट इन हिम। सिर्फ एक चीज रह गई थी, किस तरह से कामयाबी हासिल करने के लिए कितना आदमी को कितनी मेहनत कर सकता है। मैंने इस पीरियड में, इस 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर इतनी मेहनत की अपने आप को काबिल बनाने के लिए। मुझे मालूम था कि एक कोर्स आएगा BSW, सपोर्ट वेपन्स। ये एक चांस है मुझे दिखाने का अपनी यूनिट को, अपने जवानों को, एनवायरनमेंट को कि आई एम सेकंड टू नन। सर जवानों का सपोर्ट था उस वक्त? देखिए, जवानों को मालूम था कि मैं सेकंड जनरेशन हूं सर, और वो एक्सपेक्टेशन जवानों का मुझसे बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था। वो होता है सर, वो होता है। एंड इट कैन ईदर मेक यू और ब्रेक यू सर। एब्सोल्युटली। संडे मॉर्निंग को मैं देखता था कि हमारे बाकी उन दिनों में वो दिन थे जब 21 ऑफिसर होते थे यूनिट में। जी जी। तो हमारे ऑफिसर अपना काम करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे, रिक्रिएशन करते थे, अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर या कार या जो भी थी उसको सर्विसिंग करते थे, साफ करते थे। दैट्स द यूजुअल थिंग इन पीस स्टेशंस। यस सर। मैं सुबह 6 बजे अपने जवानों के साथ RCL, मोटर और MMG की ट्रेनिंग करता था बटालियन सपोर्ट वेपन्स कोर्स के लिए। और ये 2.5 से 3 साल तक ये रवैया चला। यहां तक कि जब मैं BSW कोर्स के लिए फाइनली गया सर, जब कमांडिंग ऑफिसर, जिनको नहीं मालूम था इसके बारे में कि मैं इस तरह से ट्रेनिंग कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि आपने प्री कोर्स ट्रेनिंग शायद ज्यादा नहीं की है सर, तो इसलिए मैं आपको इलाहाबाद भेज रहा हूं। वहां पर मेरे एक कोर्समेट हैं, वो 21 सिख को कमांड कर रहे हैं, वो आपको चांस दे देंगे थोड़ा प्री कोर्स करने का। ये आपके सीओ ने बोला सर? ये मेरे सीओ ने बोला सर। तो मैंने अपने सीओ साहब को बोला कि देखिए, मैंने 3 साल का प्री कोर्स किया है और आप मेरे जब को टेस्ट कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। ही एक्चुअली केम एंड टेस्टेड मी ऑन ग्राउंड एंड ही वाज शॉक्ड। सर एंड जवानों से पूछा, जेसो से पूछा, कहते साहब 3 साल से साहब आते हैं, ये तो इतवार को भी आते हैं हमारे पास, सर, तब से कर रहे हैं ये। he was my father's MTO। जब मेरे फादर कमांड कर रहे थे यूनिट 4 गढ़वाल को, सर, तो ये सीओ साहब जो थे उस टाइम MTO थे। your father raised for गढ़वाल सर? He raised 4 गढ़वाल। अच्छा He raised 4 गढ़वाल। तो कर्नल धर्मपाल जो थे, ये 62 में प्रिजनर ऑफ वॉर भी थे। अच्छा सर। इन द बैटल ऑफ जसवंतगढ़, यस सर, टेकन प्रिजनर। सर, तो ये मेरे फर्स्ट सीओ थे। एंड ही वाज शॉक्ड दैट he actually hugged me after seeing my standard of my training। सर, And he wrote a DO letter to CO 21 सिख। मैं गया CO 21 सिख के पास और मैंने जाकर बताया कि मुझे थोड़ी सी रिवीजन ट्रेनिंग चाहिए अपनी RCL की। सर, तो उन्होंने कहा आप क्या छुट्टी पर आए हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं छुट्टी पर आया हूँ और छुट्टी में सुबह मैं अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। अब उनको बड़ा अचंभा हुआ कि ये ऑफिसर कैसे हो सकता है कि जो छुट्टी पर आए और वो अपनी सुबह जो है 3 घंटे जो है वो ट्रेनिंग पर लगा रहा है। उन्होंने अपने सब अफसरों को बुलाया, सबको वहाँ टी रूम में इकट्ठा किया और उनको बताया कि तुम लोग सब नालायक हो, तुम लोग ट्रेनिंग नहीं करते हो। इसको देखो, ये सिक्किम से आया है, हाई एल्टीट्यूड से आया है सर, और ट्रेनिंग अपनी कर रहा है। मतलब ये टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, I landed up in the BSW course and I was at the end of the course I was the best student, sir, and the best student in motors also। and जब मैं मोटर कोर्स कर रहा था तो मैं लोगों को MMG सिखा रहा था, जब मैं MMG कर रहा था तो लोगों को RCL सिखा रहा था। sir, मेरी प्री कोर्स ट्रेनिंग इतनी ज्यादा थी sir, that people right in the beginning said that you are an obvious candidate to be the best student। sir, So I was happy that I came away with the best student trophy from that course, and that was the initiator of my career। sir, उसने ऐसा मोटिवेट किया मुझे, ये मैसेज दिमाग में बैठ गया कि जिंदगी में कभी भी कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके लिए छपा हुआ है कि यू आर इंटेलेक्चुअल, यू आर वेरी वेल रेड, यू आर डीप हाईली इंटेलिजेंट, एनीथिंग, पर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, unless you work hard, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। sir, And through my career, I think most of my course-mates, my friends, everyone always knew that I had a passion for hard work, sir, which could deliver. And that's the lesson which I impart to a lot of young people today in corporate talks and institutions of the armed forces, of the police, etc., everywhere.
You may be the best of people, you may be the best intellectual, unless you work hard, unless you're industrious enough, Yes, you may not achieve what you want. अभी मैं पूछूंगा जनरल हसनैन से, ये बैंगलोर गए थे कोर्स करने के लिए दोस्तों, डीएनएम का कोर्स है, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स, निहायत ही डिफ़िकल्ट, निहायत ही मुश्किल, और वो कोर्स मैंने भी करा है और दिन में तारे दिख गए उस कोर्स के ऊपर। लेकिन जो जनरल साहब की अप्रोच थी वो बड़ी यूनिक थी, और आपको मैं चाहता हूँ आप लोग समझें इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा, और जनरल साहब ने करा क्या था उस कोर्स में जो कि यूनिक था। सब ओवर टू यू सब, आप जानते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। Yeah, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस कोर्स इनफैक्ट आर्मी स्कूल ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट उन दोनों में होता था बैंगलोर में। ASMT सर। जी हाँ, ASMT। ये पहले था फैजाबाद में, Sir. और 1977 में it shifted to Bangalore. Sir. So I was doing, I think, the second or third course in Bangalore Sir. itself in 1977. And आर्मी में इसकी रेपुटेशन थी कि इस कोर्स के अंदर अगर चार्ली भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो अक्सर तो फेल करते थे लोगों को, या मुश्किल से मुश्किल ब्रावो देते थे, कभी AXI नहीं मिलता था इस कोर्स के अंदर, वो भी हाईएस्ट ग्रेडिंग इन्फेंट्री ऑफिसर्स है, वो भी इन्फेंट्री ऑफिसर्स को। अब मैं पहुंचा वहां पर, चुनांचे यही था कि मैंने बहुत प्री कोर्स ट्रेनिंग भी की थी इस कोर्स के लिए सर। और जहां तक मैं BSW की ट्रेनिंग कर रहा था, मैं ASMT के लिए DNM की भी ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि आई रियलाइज दैट आई वाज गुड इन ड्राइविंग, आई हैड अ मैकेनिकल माइंड, तो इस तरह से आई कुड डू वेल ऑन दिस कोर्स। तो खूब तैयारी करके पहुंचा वहां पर, और कोर्स में आई डिड वेल। अब एंड में कन्फर्मेटरी टीचिंग प्रैक्टिस होती है, जिसमें आपको 40 मिनट मिलते हैं एक लेक्चर लेने के लिए, एंड यू कैन चूज एनी ट्रेनिंग एड्स यू वांट, राइट। उन दोनों में स्लाइड व्लाइड तो होते नहीं थे, तो चार्ट वार्ट बनती थी, बट इफ यू कैन मेक एनीथिंग यूनिक यू वर गिवन मोर पॉइंट्स फॉर दैट। In the presence of the commandant, sir. Yeah, your commandant used to come for that. Confirmatory TP. Yeah, confirmatory. You have to confirm whether you are good enough to be an instructor. Yes, sir. To get an AXI or anything like that. Yes, sir. अब मुझे किसी ने बताया कि आपका सब्जेक्ट तो है FIP, शक्तिमान, फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये माइको बॉश बनाता है, माइको बॉश की फैक्ट्री यहीं है बैंगलोर में। तो आप जाकर उनसे क्यों नहीं पूछते कि ट्रेनिंग एड, तो उनके पास बहुत मॉडल होंगे इस तरह के। That was a wonderful idea. The person who told me probably thought I will never follow up. Sure. But I landed up in the micro wash factory, Achha. went to the MD, and you will be surprised, the MD was himself quite shocked. Four people suddenly have come to ask him Sure. for any training, and in his office, he had a glass model of Sure. a FIP. He said, why don't you take this? उसको लेकर आ गया मैं। Absolutely transparent, sir. Absolutely transparent with every moving part. आप बस एक तरफ से घुमाइए तो सब मूविंग पार्ट्स उसके अंदर मूव करते थे। उसको मैं रखा और एक कपड़ा उसके ऊपर से कवर किया। The commandant was coming, and when the commandant came, I took permission to start the TP. He said yes, and I went to the thing and I took the cloth off. He said, "What is this?" I said, "This is a glass model of a Shaktiman FIP. This is the subject of my lecture. I should be teaching about the FIP." So where did you get this from? The Micro Bosch factory is in Bangalore. He said, so? I said, I went to the factory and requested them, and they've given me this model, so I'm using this model as a part of my teaching aids. Commandant was thrilled. He says, amazing. This is excellent. And I could make out visibly that I had already scored the necessary brownie points, and I had to just go through the emotions after that. And the commandant in the end commented very, very favorably. I came out with an AXI. Amazing, sir. Instructor grading, sir. Instructor grading. And my CEO was so thrilled when he saw that I had got AXI first on DNM course and then triple AXI on BSW course with best student and best in motors. He says, the unit has not had this kind of an achievement for very long. Sir. And this was what actually put me on a pedestal. Sir. And contributed even more to added to the value of my BSW achievement. Absolutely, sir. These are your low-level achievements. People may think, I mean, this is platoon level. Sir. In a unit, sub-unit level. तो bedrock तो यही है, sir. Background यही है. Sir. जनरल तो बनोगे तुम. Yes, sir. मगर अगर ये नहीं किया है ना, अगर जवानों के साथ घुटने नहीं अपने आपने रगड़े हैं, you will never be able to take the right decisions in life. Yes, when sir. it comes to battle situations. Absolutely, sir. Sir, मैं आपको अब ले चलता हूँ, सर। हम पेशावर, दिल्ली, इलाहाबाद, अलीगढ़, बैंगलोर सब घूम के, सर, अब आपकी फेवरेट जगह ले जाते हैं, सर, आपको कश्मीर। योर फेवरेट प्लेस, सर, एंड ऑल्सो माई फेवरेट प्लेस, बाय द वे, सर। कश्मीर में, सर, आप ये तो को कमांडर, सर, 15 कोर, चिनार कोर के नाम से मशहूर है, बादामी बाग कैंट में उसका हेडक्वार्टर्स है, सर।
एक आपने कॉन्सेप्ट दिया जी जनाब का, इन विच यू सेड दैट पीपल नीड टू बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि उसके पहले देयर वर हार्डकोर काइनेटिक एक्शंस हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द इंडियन आर्मी. एंड सर, आई थिंक what comes naturally to the soldier of the Indian Army because of his training is kinetic action, sir, because that is how we are trained and that is how officers and men are trained. आपने उसमें थोड़ा सा ट्वीक करा और आपने बोला कि इसका समय खत्म हो गया है, now we need to move to the next stage. And the next stage, while there will be kinetic components, गोली भी चलेगी और एनकाउंटर्स भी होंगे और सब कुछ होगा, लेकिन उसके अलावा पॉपुलेशन के साथ कैसे डील करना है, इसमें थोड़ा सा बदलाव चाहिए. वो जी जनाब क्या था सर? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर थ्रू माय रिस्पॉन्स मैं कुछ करेक्शंस करना चाहता हूं ये पब्लिक परसेप्शन के ऊपर. आई डोंट एवर वांट टू क्लेम एनीथिंग व्हिच इज नॉट डन बाय मी, सर. एंड आई वांट टू स्टेट राइट एट द बिगिनिंग, जी जनाब वाज नेवर माय कॉन्सेप्ट. जी जनाब वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सम ग्रेट कोर कमांडर much before me, right? It was perhaps two corps commanders, General Patankar and General Nirbhay Sharma, two of them, in continuation, who really got their act together, who understood that, and they had long tenures. They understood this concept that at conflict initiation, you may use a lot of hard power. वो आप कहते हैं ना kinetic hard power. वो तो था ही शुरू में. वो तो है ही, वो तो मतलब आप टेररिस्ट की किल्स काउंट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. Sir. मगर जैसे आपकी लड़ाई आप प्रोग्रेस करते हैं और सक्सेस पाते हैं, आपको अपने काइनेटिक पावर को थोड़ा पुल बैक करना पड़ता है, और जैसे आपने सही कहा, सॉफ्ट पावर जो है उसको बढ़ाना पड़ता है. वो बैलेंस जो है, वो इस पूरी लड़ाई में कॉन्सेप्ट जो है, वो बैलेंस कैसे रखें आप, 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, किस तरह से आप रखें. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलेटिंग सॉफ्ट पावर को किस चीज के अंदर हम ट्रांसलेट करें. 1997 में ऑपरेशन सद्भावना शुरू की. Now, सद्भावना was an amazing thing. It was winning hearts and minds. It was military civic action. But it was not sufficient outreach to hit the minds of the people. मैं 2010-11 में जब पहुंचा वहां पर, I only felt one thing, कि सद्भावना में जो हो रहा है और जो बदलाव हम चाह रहे हैं अपने बैलेंस में, इसमें let us try and bring in a greater understanding of Kashmiri culture, Kashmiri local existence, the psyche in the minds of the people, what are they suffering from, their sense of self-esteem. ये चीजें बहुत जरूरी हैं. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली द लास्ट पॉइंट सर, सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट. ये तो कश्मीर में सर, इसके पीछे तो मारकाट हो जाती सर. बिल्कुल. I only cast my mind back to what General Patankar and General Nirbhay Sharma had done. And later, outstanding corps commanders that we had, people like General Sabharwal. Yes. Very, very outstanding corps commander. I served under him. I saw General Bikram Singh, who later became the chief, General Marwa, who was my predecessor. Sir. Went through difficult times. And therefore, when I reached there, I said, I will make my own contribution like each of these outstanding personalities have done. What I did was that I took the Ji Janab. Ji Janab was not about saying Ji Janab to everyone. It was just a symbol, a name given to an operation to say, understand the Kashmiri environment, understand the culture, understand the sensitivities. So when you're dealing with the people, as a part of Sadbhavana also, outreach to the people, you deal and work with them with a better understanding of all this. Also to humanize a conflict, sir? Absolutely. Absolutely. That's the best word, to humanize the conflict. We started a process called the Awami Sunwai. I had many of these meetings. Because the civil administration in those days, when militancy was there, terrorism was there, and the highest strength of terrorists was roaming around, we could not expect the local administration to go out into the field everywhere and interact with the people. We said, no problem. If the civil administration cannot do it, the army can always do it. Our army can always enable it. So what we did was we in the field, in places like even the Rajwar forest, Sir. Or in Bandipura, in Handwara, we went out to those areas where the civil administration could not go easily. And we set up a platform there for them. We put up a lot of flags, put up shamianas, made it celebratory. And kebab and rotis, kebab and bread
This is what was being fed to the population, which is a typical Kashmiri dish. Kashmiri thing, sir. And I said, we'll talk to you. And you talk to us. I used to speak for 5 minutes and allow the civil administration to speak to the people. And the people then had the opportunity to come up and speak to the civil administration. And we were only the bystanders. The facilitators, sir. That's right, the facilitators. Sir. And through that, whatever could be done on the spot, we could, civil administration angle, we could resolve that. Other things the administration took back. But this sent a tremendous message for the administration, number one. A national kind of a image of commitment of the nation. We found the Outlook coming out with a cover story and saying that the army seems to be getting it completely right now. And this is the way it is. You conduct hard operations against the terrorists, counter-infiltration, Pakistani terrorist leadership which is existing in Kashmir. Do all this. But when it comes to the people, be kind to them. Reach out to them. On their festivities, join them. Invite them to your festivities. Integrate. What is the meaning of integration? Understand it. And we brought this down to our last man. We started a cadre in our core battle school. Sir. Crew, sir? Crew में, correct. उस cadre का नाम था Entry into Kashmir cadre. उसका मतलब कोई जवान, कोई ऑफिसर ऑपरेट नहीं करेगा कश्मीर में जब तक वो उस cadre को नहीं करेगा. तो उस cadre में सिखाया जाता था कि देखिए 91 में, 92 में, 93 में जब हम लड़ते थे कश्मीर टेररिस्ट के साथ, तो वो उस वक्त अलग जमाना था. टुडे we will continue to fight and battle the terrorist, but we will make sure that there is no damage otherwise. There is no harm to the people otherwise. And we will ensure that we get the people on our side. The simple way of summarizing it is, the center of gravity became the people of Kashmir. The second center of gravity which we identified was the idea of आज़ादी. कि people of Kashmir के ऊपर concentrate कर रहा है हमने, और उनके दिमाग से ये idea of आज़ादी जो है, इसको हटाना है. That they are part of this nation, they are a respected element of the nation, they should feel integrated with the nation. जिसको कहते हैं कि सर हिंदी में एक वर्ड है बड़ा खूबसूरत सर, कि जो आ रहा है स्वेच्छा से आ रहा है, अपने दिल से आ रहा है. बिल्कुल दिल से. There is no coercion, sir. ये दिल से आ रहा है, स्वेच्छा से आ रहा है. जी सर, ये फिर ये जो जी जनाब का कंसेप्ट है, आपने जनरल पाटनकर की बात करी, जनरल शर्मा की बात करी, कि फिर इस कॉन्सेप्ट को आप आगे ले गए और आपने बोला कि लोगों के साथ. मैंने एक बात मैं आपसे पहले भी मेंशन कर चुका हूँ सर, मैंने एक बात देखी कश्मीर में कि अभी भी जो सीनियर लोग हैं वो आपको याद करते हैं, वो तो करेंगे ही सर. यू वर कोर कमांडर, ऑब्वियसली द सीनियर पीपल विल रिमेंबर यू. मैं पुलवामा में सर अक्सर मैं जाता हूँ, पुलवामा सर, लेथपुरा, आई ऑफन गो देयर सर. वहाँ पे सर जो बादाम बेचते हैं, जो सैफरन बेचते हैं, और डल लेक सर, आपने जो डाउनटाउन में सर जो दुकान वाले, इवन दे नो यू, दे रिमेंबर यू. और नए वाले बच्चों को तो नहीं इतना सर, 14-15 साल के ऑब्वियसली दे नॉट, बट एनीबडी हु इज अबव 30, 35, 40 years of age, sir, they know you, they remember you, and it's very surprising for me because I keep on going to Kashmir every month, sir. मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है कि they would remember a corps commander who was there, I don't know, more than a decade, 15 years back. They would remember him for nothing, sir, but the kindness. But the kindness, sir. ये बड़ी बात है. बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. देखिए, the one thing which was missing, or which is missing in any conflict, अगर आप यूक्रेन में देख लीजिए आज, जी, is humanism, जो आपने लफ्ज पहले इस्तेमाल किया था. जी. Humanism. A kind word, a kind gesture is always missing in conflict. Conflict is associated with violence. And violence के अंदर people think there is no room for any kindness, no room for any softness. For me, the understanding of conflict is that it is a spectrum. उस spectrum के अंदर अलग अलग किस्म की activities होती हैं. Lots and lots of fighting, lots and lots of use of violence. People may even use third-degree methods, or whatever it be, doesn't matter. At the end of it, you have to achieve your objective. उस objective को achieve करने के लिए अगर आप एक अच्छा kind word इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं,
एक काइंड जेस्चर इस्तेमाल कर सकते हैं आप कहीं, तो it will be always a positive for you. I think I unconsciously, and let me admit this also. It was not a very conscious decision, but perhaps a part of my personality, which flows from my mother's side, that I am essentially kind-hearted, and I concern myself a lot with human self-esteem. Sure. I always feel that if I can contribute to someone else's goodness, his welfare, his esteem, it will be achievement on my part. Sure. I brought that to the fore. I'm fortunate that I had commanders on ground who accepted that and executed it. I'm happy and I thank my staff, outstanding staff that I had. Brigadier A.L. Chavan, who became a Lieutenant General later on, BGS of that time. Brigadier Saran, who was the only General Saran, who was the big Adam of that time. My Chief of Staff of that time, GOCs of all the divisions. In fact, to the extent, let me also admit, I told my wife to leave her job, and she's a career corporate woman. She left her job and came and joined me in Badami Bar. And she asked me one question. She asked me, what is my task? बिल्कुल फौज में जैसे पूछा जाता है कि मेरा टास्क क्या है? Sir. ठीक? मैं कहा, I'm glad you asked me this question. What is your task? तो आपने मैम को क्या टास्क दिया? Her task was provide happiness to Badami Bar. That Badami Bar happiness will spread to the whole of Kashmir. And I tell you, she did an outstanding job. And she used to visit with me different institutions, orphanages, schools, here and there, and she had better ideas and thoughts than I had. Sir, it's also a choice, sir. मुझे ऐसा लगता है choice है कि whether the senior person's wife or the lady there, sir, she can either be a senior person's wife or behave like a mother, sir. ये फर्क है. तो ये आपकी choice है, sir. She chose to behave like a mother. Exactly. And then everything falls in place. She could sit back and do entertainment, yes, sir, for people, or run ladies clubs and things like that, or she could help with providing happiness. Sir. And I think she did a marvelous job by providing that happiness to the whole of 15 Corps through Badami Bar. Absolutely, sir. And my last question to you is, sir, मैं जो पूछना चाह रहा था, जो आपने बात करी ना सर, ये जी जनाब की, आपने एस्टीम की बात करी, एंड मैं तो सर जितनी बार कश्मीर जाता हूँ, आई रियलाइज दैट आई नो सो लिटिल अबाउट दैट प्लेस. एंड अगली बार, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता, सो आई एंड अप कॉलिंग यू एंड आस्किंग यू, सर, कि क्या है ये जो आपने बोला कि सर बी काइंड, बी जेंटल, थोड़ा ह्यूमन एंगल, दिस इज ऑल्सो टू डू विद द DNA ऑफ व्हाट अ सोल्जर शुड बी, सर. ये तो सोल्जरिंग का ईथॉस है, सर, कि अगर किसी फौजी ने अगर किसी बेगुनाह को ही मारना है, तो फिर वो कैसा फौजी, सर? फिर वो कैसा? डोंट यू थिंक सो, सर? Absolutely. I mean, you spot on this. Absolutely. Sir. A soldiering is all about ethics. Sir. Soldiering, you may be executing a deception plan. Sir. Okay, deception plan is not ethics. Sir. But yes, military ethics is fine. Sir. Deception plan is permitted. But something by deceit, and at the end of it causing harm to people who are unarmed, Sir. who are not trained, Non-combatant, sir. non-combatants, Sir. that is not part of your job. That's not part of our job, sir. You're a soldier. Yes, sir. This same issue came up in a great way during the stone throwing agitation. Sir. I'm very proud to say that perhaps one of the first stones which was ever thrown on a vehicle was on my vehicle in 2008. सर इसकी क्या स्टोरी है, सर? You went there and they stopped throwing stones. ये भी मैंने सुना है कश्मीर में. नहीं, ये कहानियां तो बहुत लोग सुनाते हैं इस तरह की चीजें, but yes, not me. Sir. Not me. I'm not going to claim anything great. Sir. Officers of 15 Corps, Sir. officers of 19 Div, Kilo Force, where the agitation was really in a very big way, you found the personality of Indian Army officers coming to the fore. Their networks with the local people making such a difference. Where there's a huge agitation going on, the police has gone, the administration has gone to control them. Finally, an army officer goes, and he goes unarmed. He goes up and speaks to them and says, "Hat jao, ab ho gaya kafi, ab ghar jao." People melted away.
That is the kind of respect that the army has always had, actually. We've had problems, no doubt, in Burhan Wani's time, 2013-14. Yes, we came into very painful situations. 8, 9, 10, we had very, very painful situations. Not everywhere that we succeeded in this particular manner, but by and large, the ethics of the army were always there at the fore. And we very clearly said, we will not fire at unarmed people. Now, this is a major debate everywhere in the world. Is a stone a weapon? Is an AK-47 an adequate response or an equal response to a stone or a couple of stones being thrown at you? At the end of the day, you say, ethically, no. An AK-47 is a firearm, right? A stone is just a missile which has been thrown at you. The man who's got a stone is still unarmed. So you don't fire at unarmed people. Sir. So this it's a very difficult thing to explain to people. Yes, sir. But because the natural reaction is maro. Sir. But we in the army, and the Indian army is an army of ethics. Sir. Whatever one may say. I'll just mention one thing, sir. You're talking about ethics, sir. My first CO, sir, Colonel Pathak, sir, God bless his soul, he's no more. Colonel Pathak would say that, Gaurav, there'll be enough time in the army as a young leader to understand how your compass works. You know, map reading compass. Yes. But he said your moral compass must always point north. उसमें गुंजाइश नहीं होगी. इसमें गलती करोगे हम सिखा देंगे, उसमें कोई नहीं सिखा पाएगा. So your moral compass must, I think, morality of the Indian army is our true strength, sir. बाकी तो Absolutely. other things. Thank you very much, sir. And what a lovely talk, and I'll carry back with me lessons for a lifetime, sir. You know, we went across to Pakistan, sir. हम पेशावर भी गए, sir. हम पिंडी भी गए, हम अजमेर गए, सर. हम इलाहाबाद गए, हम पूरा घूमे, और उसके बाद बैंगलोर के थ्रू देन वी केम बैक टू वैली, सर. वैली वे यू रिमेंबर्ड एंड ऑफ विच आई एम अ वेरी आर्डेंट स्टूडेंट, सर. मैं जाता रहता हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, सर. Thank you very much. शुक्रिया. दोस्तों, विद लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन एट हिज रेजिडेंस, और जो सीखा जनरल साहब ने बताया, ये जो बातें हैं जो जनरल साहब ने बोली कि यू नो जो अनआर्म्ड है, जो नॉन कॉम्बैटेंट है, उसको फोर्स के साथ एंगेज नहीं करना, ये क्या है? ये सिर्फ सिखलाई नहीं है. दिस इज़ द DNA ऑफ द इंडियन आर्मी. ये हमारा ईथॉस है, ये हमारा कोर है. एंड दिस इज़ व्हाट ट्रू सोल्जरिंग इज़ अबाउट. ऐसा नहीं कि आपने हथियार लिया और आपने 50 लोगों को मार. दैट इज़ नॉट ट्रू सोल्जरिंग. मार तो कोई भी सकता है, लेकिन बचाने वाला बड़ा होता है, और वो बड़ा होता है जो अपने एथिक्स, अपनी मोरालिटी और अपने मर्यादा के हिसाब से चले. बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए. मैं जल्दी एक नए एपिसोड के साथ आऊँगा. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.